आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। यूआईडीडी बैठक में सीएम धामी का बड़ा ऐलान हुआ है। आपको बता दें, जनवरी 2025 में लागू हो जाएगी यूसीसी, और यूसीसी लागू करने की तैयारियों में प्रशासन पूरी तरीके से जुटा हुआ है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधिकारिक संरचना विकास बोर्ड की तीसरी बैठक की गई, और बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 के समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम ने कहा कि जनता की सहायता के लिए यूसीसी लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। तो यूसीसी तैयारी में जुटी हुई है इस वक्त राज्य सरकार, और इसी को लेकर आपको बता दें कि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही से लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी की नियमावली शासन को दे दी गई है, हमें प्राप्त हो गई है और उस पर कार्रवाई गतिमान है। विधि विभाग और हमारा विधायी और न्याय विभाग के द्वारा उसका परीक्षण कर लिया गया है, और इसमें घर बैठे ही बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे एप्लीकेशंस घर ही पर जो है उनके लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मिलने वाले हैं। और इसके लिए जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग जारी है। 1 माह के अंदर ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, और हमने ये तय किया है कि जनवरी माह में, जनवरी 2025 में पूरी तरफ से हमारे सारे कार्मिक भी, सारी उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी, सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो जाएंगी और हम इसको लागू कर देंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, 2025 में जनवरी में से लागू कर दिया जाएगा यूसीसी को। देखिए, आज़ादी के बाद ये पहला राज्य भी बन जाएगा, जो कि एक माइलस्टोन बन जाएगा अपने आप में। बिल्कुल दीपिका, उत्तराखंड आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसमें यूसीसी लागू होगा, और मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जनवरी 2025 में यूसीसी लागू हो जाएगा पूरे उत्तराखंड में। और साथ साथ केंद्र सरकार भी इस बात को लेकर के बोल रही है कि जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं उसमें यूसीसी ड्राफ्ट को सब पे लागू होना चाहिए। सारे राज्यों पे, जितने भी भाजपा के राज्य हैं उसमें जो है यूसीसी लागू होना चाहिए। तो 2025 डेडलाइन दी गई है। जस्टिस रंजना देसाई की जो कमेटी थी उसने मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंपा था। इस ड्राफ्ट में कुछ संशोधन भी किए गए, कई नियमों में संशोधन किए गए, क्योंकि कई लोग इस बात को लेकर के बोल रहे थे कि हमारी निजता का सवाल है, क्योंकि अगर हम लिविंग में रहते हैं या अगर हम विवाह कर रहे हैं तो हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन प्रक्रिया होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने उस पर संशोधन करके वो ऑनलाइन प्रक्रिया कराई, और साथ ही साथ अब चूंकि 2000 जब जस्टिस रंजना देसाई की जो कमेटी थी और पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने मुख्यमंत्री को वो पूरा जो ड्राफ्ट है वो सौंपा, और उसके बाद अब मुख्यमंत्री ने इस बात को बोला कि जनवरी 2025 में पूरे उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया जाए। अच्छा, एक पोर्टल और मोबाइल ऐप की सुविधा भी यहाँ पर शायद जो खबर मिल रही है, जानकारी मिल रही है अनुज, वो भी स्टार्ट की गई है, जिससे कि हम जो जानकारी हमारे पास है कि पंजीकरण की जो समस्त सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध आसानी से कराई जा सके। जिसको कोई समस्या हो वो अपनी समस्या को भी रख सकता है। बिल्कुल, अब चूंकि मोबाइल से जब इस ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा गया उसके बाद दीपिका, जो ग्राउंड लेवल की चीजें हैं कि इसको लागू कैसे किया जाए, सबसे ज्यादा समस्या ग्राउंड लेवल पे आती है। हाँ। अधिकारियों को जो कमेटी थी वो जगह जगह जाकर के विभागों से मिली, विभागों के अधिकारियों से मिली। उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको सबसे ज्यादा फेस किया गया, देखा गया कि कहाँ पे किस तरीके की, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, जिला प्रशासन कैसे आइडेंटिफाई करे कि कौन लोग आधार कार्ड से रह रहे हैं, कौन लोग बाहर के, कौन लोग उत्तराखंड के निवासी हैं, कौन लोग लीगल रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जिनका विवाह हो चुका है उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं कराया है। तो ये जब ग्राउंड लेवल पे गए अधिकारी तो उनको इस जो दिक्कतें थी उनका सामना किया। उसके बाद वो सजेशन दिया ड्राफ्ट कमेटी को कि आप इस अधिनियम में, इस विधेयक में ये चीजें संशोधन करें। इसी वजह से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, तो आप मोबाइल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप जो ऐप है, एक ऐप के माध्यम से आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है उस पर रखी गई हैं। और अब कल जिस तरीके से बैठक करी गई, मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ किया कि 2025 में
हम यूसीसी को लागू कर देंगे उत्तराखंड। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी देख पा रहे हैं अनुज कि स्पेशली हम पहाड़ की बात करते हैं, वहाँ की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कि यूसीसी वाकई में वरदान से कम नहीं होगा, क्या लगता है? बिल्कुल, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो, उन सभी लोगों के रजिस्ट्रेशन में, चूंकि भू कानून भी आ रहा है और यूसीसी के तहत जब यूसीसी लागू होगा, उसी जब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू होगी, उसी के तहत भू कानून भी लागू कर दिया जाएगा। तो उस जोड़ करके देखा जा रहा है कि भू कानून भी उस पर लागू कर दिया जाएगा और महिलाएं और बच्चे हैं, उनको बड़ी सुविधा दी गई है इस कानून में, क्योंकि महिलाएं जो स्वरोजगार के तहत है, उनको रोजगार के तहत चीजें करी जा रही हैं। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनका लाभ आपको मिलेगा। अभी तक की जो लाभ नहीं मिल पा रहा था वो ऑनलाइन माध्यम से आपको वो लाभ मिलेगा। तो कई ऐसी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा जो महिलाओं और बच्चों के लिए है। तो इस विधेयक लागू होने से उनका उसमें लाभ मिलेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब देखिए तमाम जो अधिकारी हैं जो देखिए आप चूंकि ग्राउंड जीरो पे भी मौजूद होते हैं अनुज, तो लोगों में कैसा उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है जब उनसे बातचीत होती है, तो क्या इस कानून को लाकर वो खुश हैं? बिल्कुल दीपिका, यूसीसी लागू करने में अभी थोड़ा सा समय जरूर है, लेकिन फिलहाल जब ग्राउंड जीरो लेवल पे जो है जब बातचीत करी जाती है, लोगों से बातचीत करी जाती है कि यूसीसी कितना कारगर साबित होगा, चाहे वो मैदान हो चाहे वो पहाड़ हो, तो लगभग सभी लोगों ने एकजुट स्वर में कहा कि यूसीसी लागू होने से हमें जो सरकार की जो योजना है जो पता नहीं चलती है, उन योजनाओं को अब हमें जानकारी होगी, ऑनलाइन माध्यम से जानकारी होगी, चाहे वो पहाड़ के लोग हो चाहे वो मैदान के लोग हो। उसके बाद अगर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अगर हम चोर नहीं है, तो हमें डर का किस बात का? इस बात को लेकर के जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो ये चीज बोल रही है कि हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे और सरकार की जो योजना है उनका लाभ उठाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच आपको बता दें पोर्टल भी लागू किया गया है, लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर भी ख्याल रखा जाएगा। इस बीच एक देश एक चुनाव पर सीएम धामी का बयान भी आया। सीएम एक साथ चुनाव होंगे तो काम भी तेजी से होगा, विकास भी तेजी से होगा, एक साथ चुनाव होने से खर्च भी कमाएगा। सीएम धामी ने एक साथ चुनाव पर अपनी राय रखी और तमाम बड़ी बातें भी कही। और वन इलेक्शन बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है और चूँकि बार बार चुनाव होने के कारण से बार बार आचार संहिता का सामना करना पड़ता है। अलग अलग कभी चुनाव होते हैं, कभी निकाय के चुनाव, कभी पंचायतों के चुनाव, कभी सहकारिता के चुनाव और कभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी अलग अलग से होते हैं। तो बहुत समय भी लगता है, बहुत सारे संसाधन भी लगते हैं और बहुत सारा धन भी खर्च होता है। तो इन सब से इनकी बचत होगी और समय बचेगा, धन का भी जो है इतना खर्चा बचेगा। तो निश्चित रूप से बहुत क्रांतिकारी कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत उनको बधाई देता हूँ कि देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून में सत्यापन अभियान की शुरुआत हुई है। सत्यापन में 177 परिवारों की पहचान की गई है और संदिग्ध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की जानकारी पर अभियान चलाया गया। पुलिस की पूछताछ के दायरे में 75 संदिग्ध हैं। असम से संदिग्धों का सत्यापन करवा रही है पुलिस। तो देहरादून में संदिग्ध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर पुलिस ने सत्यापन अभियान शुरू किया। पूछताछ में इन सभी लोगों ने खुद को असम और बंगाल का निवासी बताया। बता दें कि अब तक के 177 परिवारों की पहचान हुई, इसमें से 75 संदिग्ध हैं, पूछताछ के दायरे में है, जिनके बारे में पुलिस उनके मूल राज्य असम में सत्यापन करवा रही है। देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने एक न्यूज एजेंसी को बताया सभी लोग वहां मजदूरी करते हैं और मूल रूप से असम के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया इन सभी को 75 लोगों के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन उनके मूल राज्य असम से किया जा रहा है। तो असम में संदिग्धों की पहचान हुई। देखिए आपको बता दें पूछताछ में पाया गया कि 75 संदिग्ध ऐसे हैं। असम से संदिग्धों का सत्यापन अब पुलिस कर रही है।
इधर अमित शाह के बयान पर उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई। देहरादून में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। अमित शाह का पुतला दहन करेगी कांग्रेस। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में विरोध किया जाएगा। अमित शाह के बाबा साहब की टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। इधर पूर्व कैबिनेट मंत्री अवतार सिंह भड़ाना ने लक्सर में अपना जन्मदिन मनाया, जिस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना घुमंतू किस्म के नेता हैं। वे कभी कहीं से कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। मुझे सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि वो अपनी राजनीतिक जमीन हरिद्वार में तलाश कर रहे हैं। तो वो घुमंतू टाइप के नेता हैं, अलग अलग राज्यों में घूमते रहते हैं। तो अभी उनके भाई भाजपा से लड़े थे चुनाव हरिद्वार में आके, उनका भी परिणाम लोगों ने देख लिया। हमारे जनपद में गुज्जर नेताओं की कोई कमी नहीं है। एक से एक जाबाज दिग्गज गुज्जर नेता है। किसी भी आयात करने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस। हम अपना नेता तो तैयार करेंगे जो हरिद्वार जनपद में रहे, लक्सर क्षेत्र में रहे, खानपुर क्षेत्र में रहे, ना कि चुनाव लड़ने के बाद फिर फरीदाबाद चला जाए। ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं है। हम अपने नेतृत्व यहाँ खुद कराते हैं। इधर लक्सर में आयोजित होगा जागरूकता शिविर। 22 दिसंबर को सुल्तानपुर में शिविर का आयोजन किया जाएगा। विधिक साक्षरता जागरूकता बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन होगा। बहुउद्देशीय शिविर में न्यायाधीश मनोज तिवारी शामिल होंगे। तो उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 22 दिसंबर को सुल्तानपुर में विधिक साक्षात्कार और जागरूकता बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में उत्तराखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज तिवारी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील पवार ने बताया कि शिविर में क्षेत्र की जनता को नए कानूनों की विस्तृत और बारीकी से जानकारी दी जाएगी। इसके मद्देनजर जिला जज प्रशांत जोशी और लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक लेकर उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं। 22 दिसंबर 2024 को सुल्तानपुर के जनता इंटर कॉलेज में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला जज श्री प्रशांत जोशी जी की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता तथा बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री मनोज तिवारी जी करेंगे और उसमें लोगों को कानूनी रूप से साक्षर बनाया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। भाई श्री राजेश रस्तोगी जी एडवोकेट के द्वारा निर्बल और निर्धन विधिक सहायता समिति की ओर से ये विधिक साक्षरता कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें माननीय एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज तिवारी जी आएंगे। और ये सरकार का और जी रस्तोगी का सराहनीय प्रयास है कि क्षेत्र के लोगों को कानून के प्रति जागरूक कराने के लिए उन्होंने इस कैंप का आयोजन कराया है। और इसमें लोगों को नए और पुराने कानूनों की ऐसी जानकारी बारीकियां बताई जाएंगी जिससे वे लाभान्वित हो सके। उत्तराखंड में आपदा से निपटना अब आसान हो जाएगा। जी हाँ, आसान इसलिए होगा क्योंकि उत्तराखंड में शुरू होंगे आपदा से संबंधित कई प्रोजेक्ट। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव ने पीएम का आभार जाहिर किया। प्रोजेक्ट के तहत राज्य में बनाए गए जाएंगे 45 पुल। आपको बता दें राज्य में बनाए गए जाएंगे 19 फायर स्टेशंस भी। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें इससे गति दी जाएगी। उत्तराखंड में आपदा से निपटने का सिस्टम और मजबूत होगा। मंगलवार को केंद्र सरकार ने विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट योजना को मंजूरी दे दी है। करीब 1480 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पांस टाइम को कम किया जा सकेगा। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने भी इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जाहिर किया। बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में कुल 45 पुल बनाए जाएंगे, जबकि कई स्थानों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े तमाम काम भी होंगे। इसी के साथ 19 फायर स्टेशन एसडीआरएफ के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा वनाग्नि को रोकने के लिए भी काम होंगे। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार ये प्रोजेक्ट 5 साल का है। इसका क्रियान्वयन 2029 तक किया जाना है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से यह धनराशि स्वीकृत हुई है 1480 करोड़ रुपया।
जो 80-20 के रेशियो में है, इसमें 80% हमें भारत सरकार से मिलेगा और 20% हमें राज्य से देना होगा। उसमें हमें कुल 45 ब्रिज बनने हैं PWD के माध्यम से, और करीब 10 स्थानों पर जहाँ लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है वो हम मिटिगेशन के वर्क करेंगे, स्लोप स्टेबलाइजेशन के वर्क करेंगे। कुछ फायर स्टेशन बनने हैं, SDRF की बिल्डिंग बननी है, हमारा आपदा में कंट्रोल रूम ACOC बनना है, और इसके अलावा फॉरेस्ट फायर के लिए कुछ उपकरण खरीद रहे हैं। इस तरह से कार्रवाई होनी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से यह धनराशि स्वीकृत हुई है 1480 करोड़ रुपया। इधर विकास नगर MLA मुन्ना सिंह चौहान ने बांटी है श्रमिक किट। हरबड़पुर में भी श्रमिकों को किट को वितरित किया गया। श्रमिक किट कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत दी गई है सामग्री। लगभग 300 लोगों को MLA ने श्रमिक किट बांटी है। विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बड़ी संख्या में श्रमिकों को श्रमिक किट भेंट की। दरअसल उत्तराखंड सरकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिक कार्ड धारकों को कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसमें राज्य में काम करने वाले श्रमिक परिवारों को श्रमिक किट, सामूहिक कन्या विवाह, वृद्धा पेंशन, शिक्षा, गृह निर्माण सहित जरूरी सामग्री वितरित की जा रही है। और इसी क्रम में विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद है। हरबड़पुर के किट काम का वितरित किया गया। कार्यक्रम में आए हुए क्षेत्र में लगभग 300 लोगों को किट वितरित की गई है। विगत वर्षों में भी हमने इस योजना को बहुत व्यापक तरीके से चलाया, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ियों की भी शिकायत आती रही, तो लिहाजा हमने इसको बहुत व्यवस्थित करने का काम किया, और इस बार हम उसको कई एंगल से उसको वेरीफाई करने के बाद कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज तो इनको कुछ सामग्री वितरण करने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, जो इस योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश के अंदर श्रमिकों के कल्याण की जो योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से बताया भी गया। हरिद्वार ड्रग इंस्पेक्टर की मेडिकल संचालकों से अपील है। कोर्ट के आदेश के बाद अनीता भारती ने अपील दायर की। एक्सपायरी दवाएं न रखने की अपील की गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कोर्ट के आदेश के बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल संचालकों से अपील की कि वे अपने स्टॉक में एक्सपायरी दवाएं न रखें। बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से समय समय पर बैठकें आयोजित की जाती है। इसमें एक्सपायरी दवाओं के निस्तारण की प्रक्रिया समझाई जाती है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने कहा कि वे नियमित रूप से मेडिकल स्टोर पहुंचकर जांच करते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा कि मेडिकल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि स्वास्थ्य नियमों का पालन करें, एक्सपायरी दवाओं को तुरंत हटाएं। इस अभियान का उद्देश्य मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मेडिकल स्टोर पर दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना भी लाजमी है। माननीय न्यायालय के आदेश भी हैं कि जो है मेडिकल स्टोर पे एक्सपायरी दवाएं किसी को ना दी जाए, और विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ हमारे हर माह मीटिंग होती है। वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो है दवाइयों का जो भी निस्तारण है, कोई दवाइयाँ डिस्ट्रॉय करनी है वो सही तरीके से होनी है। और मैं उसका पालन लगातार कर रही हूँ कि मेडिकल स्टोर पर जहाँ भी जाना है, जहाँ भी देखती हूँ वहाँ पर लोगों को इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान दिया जाना है कि एक्सपायरी दवाइयाँ अलग रखनी है, और उसके साथ ही किसी को भी एक्सपायरी दवाई नहीं देनी है। देखिए, एक्सपायरी दवाई न रखने की अपील की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बाकायदा मुआयना किया। कोर्ट के आदेश के बाद अनीता भारती की अपील भी तमाम केमिस्ट से है कि आप एक्सपायरी दवाओं को न रखें। तो फिलहाल देखिए, आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर निरीक्षण किया गया है तमाम केमिस्ट की शॉप्स का। पिरान करियर नगर पंचायत में चेयरमैन की पीसी चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और शफकत अली ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे चेयरमैन। तो रुड़की के पिरान कलियर नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली ने क्षेत्र के विकास को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बजट को लेकर बात की। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में नगर में किराए विकास कार्यों, अपनी उपलब्धियों को गिनाया। कहा कि विकास कार्यों के लिए पेश बजट से कई विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा, हमने अपने कार्यकाल में नगर पंचायत की गरीब जनता को तकरीबन 1350 आवास, 1200 शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बनाकर क्षेत्र को जनता को लाभ पहुंचाया है।
जैसे हमारा चेयरमैन का वक्त समाप्त हुआ तो उसके बाद हमने एक कलियर दरगाह क्षेत्र के अंदर वो दे तो रखी थी हमने पहले से ही वहां, तो वो भाग दौड़ के हमने सैंक्शन कराया वहां 1,91,49,49 रुपए स्वीकृत हो गए थे। तो उसमें से 1,15 के करीब हमारे लाख खाते में नगर पंचायत के आ गए थे। तो दरअसल हमारे जो पहले वाले ईओ थे उनको काफी हमने कहा टेंडर लगा दो, काफी साल हो गए, काफी महीने हो गए थे गुजर गए, तो फिर उसके बाद नहीं किया। तो फिर विभाग ने वो पैसा जब कार्य नहीं किया गया, बार बार इनको कहा, तो फिर वो वापसी ले लिया था विभाग ने। इधर हरिद्वार पुलिस ने आयोजित की है चौपाल, जहां एएसपी जितेंद्र मेहरा ने चौपाल की अध्यक्षता की। विश्व अल्पसंख्यक दिवस पर कार्यक्रम आयोजन किया गया है। समुदाय के लोगों से भी जनसंवाद किया गया है। मौलिक अधिकारों और रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी को साझा किया गया। हरिद्वार पुलिस ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर चौपाल का आयोजन किया है। एएसपी जितेंद्र मेहरा ने इसकी अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जनसंवाद कर उन्हें मौलिक अधिकारों, केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। साथ ही अल्पसंख्यक आयोग की ओर से जारी पुस्तिकाओं का वितरण कर छात्रवृत्ति, स्वरोजगार और अन्य योजनाओं के लाभ के बारे में जागरूक किया गया। चौपाल में नशा मुक्ति देवभूमि 2025 अभियान के तहत नशे के दुष्प्रभाव, रोड सेफ्टी, साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस ने युवाओं पर काउंसलिंग पर जोर देते हुए नशा छोड़ने और नशा बेचने वालों की सूचना की, पुलिस को जानकारी दी और अपील की। अभियान के साथ साथ कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप की मीटिंग भी की है, जिसमें जितने भी लोग हैं स्पेशली अल्पसंख्यक, उन सबको उनके राइट्स के बारे में अवेयर किया है। उनको संविधान से जो अधिकार मिलते हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके अलावा राइट टू एग्जिस्टेंस, राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, इन सब के बारे में भी बताया गया है। और दोनों साइड से अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है, जिसमें सबको बहुत अच्छे से भली भांति अवगत कराया गया है। हमारे साथ हमारे ग्राम प्रधान और बाकी सभी लोग थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। और कानून के बारे में जानकारी दी है सीओ साहब ने, और सीओ साहब ने अपनी समस्या भी, गाँव वालों ने भी समस्या बताई अपनी, और समस्या के बारे में सीओ साहब ने बोला है इसके समाधान करेंगे। हमारे गांव में आए हुए थे पंचायती घर में, और कानून के बारे में जानकारी दी है सीओ साहब ने, और सीओ साहब ने अपनी समस्या भी, गाँव वालों ने भी समस्या बताई अपनी, और समस्या के बारे में सीओ साहब ने बोला है इसके समाधान करेंगे। हमारे गाँव में आए हुए थे पंचायती घर में, और कानून के बारे में जानकारी दी है सीओ साहब ने, और सीओ साहब ने अपनी समस्या भी, गाँव वालों ने भी समस्या बताई अपनी, और समस्या के बारे में सीओ साहब ने बोला है इसके समाधान करेंगे। हमारे गांव में आए हुए थे। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे।